हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों का जो NTSE का यूनिट 1 का टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का टेस्ट हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं NTSE का टेस्ट पेपर। ठीक है, चलिए तो देखो आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट है केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। फिर ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन सॉल्ट, फिर सेकंड ऑप्शन ग्लूकोज, फिर थर्ड स्टार्च, फिर लास्ट बेरियम नाइट्रेट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा वाटर में। तो फर्स्ट ऑप्शन में सॉल्ट है, तो सॉल्ट का वाटर में कैसा सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। फिर अगला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का वाटर में कैसा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। फिर अगला स्टार्च, अब स्टार्च का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन दैट इज स्टार्च। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। फिर ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर सेकंड ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर थर्ड रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक केमिकल रिएक्शन है, तो उस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है तो वो हमें बताना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन की जब रस्टिंग होती है तो क्या होता है, आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है और क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज Fe2O3.XH2O, और ये क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में देखो आयरन का क्या हुआ है, तो यहां पर आयरन है न्यूट्रल मींस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बना उस फाइनल प्रोडक्ट में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है +3। ठीक है, तो यहां पे आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड इस रिएक्शन में देखो ये सारे के सारे सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इट मींस ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एंड यहां पर आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। फिर ऑप्शंस है शुगर, फिर कॉमन सॉल्ट, फिर डायमंड, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कंपाउंड नहीं है। तो फर्स्ट शुगर, शुगर क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको केमिकली क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट दैट मींस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है, कंपाउंड है, सोडियम और क्लोरीन का। क्लियर। फिर अगला डायमंड। अब देखो डायमंड क्या है, डायमंड है प्योर कार्बन, इट मींस एलिमेंट। तो डायमंड कंपाउंड नहीं होता, डायमंड क्या है, एलिमेंट है। इट मींस कौन सा इसमें से कंपाउंड नहीं है, तो वो है डायमंड। तो आंसर क्या होगा, डायमंड। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग क्रीम प्रोड्यूसेस फोम, व्हाट काइंड ऑफ कोलाइड इज शेविंग क्रीम। फिर ऑप्शंस है लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, फिर गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, फिर सॉइल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, फिर सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो हमसे इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेविंग क्रीम फोम प्रोड्यूस करता है, तो शेविंग क्रीम किस टाइप का कोलाइड है। तो फोम मतलब क्या होता है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, in a following reaction between sulfuric acid and barium chloride solution the white precipitate formed are of। फिर ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें देखो हमसे पूछ रहा है कि बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 और सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो उससे जो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा वो किसका बनेगा,
तो देखो बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शन होगी तो बेरियम का सल्फेट बनता है BaSO4 जो कि होता है प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये एक्वस है, एक्वस। और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, दूसरे प्रोडक्ट में HCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इट इज बेरियम सल्फेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। टेक अबाउट 1 gram of calcium carbonate in a test tube, heat it over a flame. When a colorless gas comes out, the reaction is called. क्वेश्चन सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये होती है कलरलेस गैस, कलरलेस गैस। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस रिएक्शन में हुआ है डिकम्पोजिशन। तो कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, फिर और भी डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए, कहां तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, which of the following process of separating substance involves both evaporation and condensation। फिर ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन। तो देखो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस इसमें इवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो होता है इवेपोरेट, और इवेपोरेट होने पर क्या बनता है, वेपर बनती है उस लिक्विड की। फिर उस वेपर को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। तो कूल करने पर यहाँ पे वापस क्या बनता है, लिक्विड बनता है। और ये जो प्रोसेस हो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। एंड ये पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है, डिस्टिलेशन। आंसर क्या होगा, डिस्टिलेशन। क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। फिर ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन ब्रेक, वाटर, एयर, कर्ड, फिर कर्ड, वाटर, एयर, ब्रेक। देखो इस क्वेश्चन में बताना है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी का गिवन ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, कौन से सब्सटेंस दिए हुए हैं। तो एक दिया हुआ है ब्रिक मींस ईंट, ईंट दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है और दही दिया हुआ है, कर्ड। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मींस मिनिमम मोशन से मैक्सिमम मोशन। तो देखो तीनों चारों में से सबसे कम मोशन किसमें होगा, किस सब्सटेंस के पार्टिकल्स में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिक में सबसे कम मोशन होगा, ब्रिक के पार्टिकल का मोशन सबसे कम होगा क्योंकि ब्रिक होती है सॉलिड स्टेट में। तो सबसे कम मोशन है ब्रिक में। ओके, फिर उसके बाद वाटर, एयर, कर्ड। तो अब देखो वाटर और कर्ड, तो वाटर में वाटर की स्टेट लिक्विड स्टेट और कर्ड की स्टेट कोलाइड स्टेट। ठीक है, और कर्ड काफी गाढ़ा होता है। ठीक है, और वाटर उतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता। तो इट मींस कर्ड में पार्टिकल का मोशन कम होगा और वाटर में पार्टिकल मोशन कर्ड से ज्यादा होगा। तो ब्रिक के बाद अगला क्या आएगा, कर्ड आएगा। ठीक है, कर्ड में पार्टिकल का मोशन कम, वाटर में ज्यादा। ठीक है, और फिर सबसे ज्यादा किसमें होगा, एयर में होगा। तो ये होगा सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, सबसे कम मोशन ब्रिक में, सबसे ज्यादा मोशन एयर में, पार्टिकल में। क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन।
सस्पेंशन के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से, करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आसानी से फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, जैसे मिल्क को हम आसानी से फिल्टर पेपर से पास करा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इजीली, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट मींस एलिमेंट्स, तो उन एलिमेंट्स को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -7.2 डिग्री सेल्सियस एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 59 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर विल ब्रोमीन हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप? फिर ऑप्शंस हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ये बोल रहा है कि ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट है -7.2 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 59 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर ब्रोमीन विल हैव डेफिनेट वॉल्यूम but no definite shape, it means ultimately वो क्या बात कर रहा है, ब्रोमीन की लिक्विड स्टेट कौन से टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होगा, क्लियर। चलिए अब देखो, ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट -7.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो -7.2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ब्रोमीन क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट है 59 डिग्री सेल्सियस। तो 59 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हाई टेम्परेचर पे ब्रोमीन की स्टेट होगी गैस, क्योंकि 59 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर हुआ तो ब्रोमीन बॉइल होकर गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ब्रोमीन -7.2 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस तक कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो वो होगी लिक्विड स्टेट, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर में तो ब्रोमीन सॉलिड है और इससे ज्यादा टेम्परेचर में गैस है, तो बीच में क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, क्लियर। इट इज जस्ट लाइक 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड स्टेट में होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच जो वाले जो टेम्परेचर है उसमें वाटर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ब्रोमीन की स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो टेम्परेचर। तो दोनों टेम्परेचर के बीच में जो टेम्परेचर दिया ऑप्शन में वो आंसर है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल नॉर्मली पुट सम naphthalene balls in the box in which they keep cloths and winter blankets. After some week they find that there is no naphthalene balls left in the box. Why does the naphthalene balls disappears with time without leaving any residue? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि नैपथलीन बॉल को कपड़ों में रखा जाता है और कुछ हफ्ते बाद देखे तो वो नैपथलीन बॉल वहां से गायब हो जाती है। तो वहां पर क्या हुआ है, कौन सा प्रोसेस हुआ है, तो वहां पर हुआ है सब्लिमेशन, दैट इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। तो आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। ओके, चलिए वंस अगेन H2O भी लेता हूं। ओके, कहां तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट दिया हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट, टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट।
फिर सेकेंड, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फिर नेक्स्ट, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर नेक्स्ट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज जनरली हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर अ सब्सटेंस। तो इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जब सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, उसको अगर डायरेक्टली ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सॉरी ये स्टेटमेंट ही करेक्ट है फिलहाल, तो पहला स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इट मींस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट, latent heat of vaporization is generally higher than the latent heat of fusion of substance। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो सब्सटेंस की latent heat of vaporization होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू latent heat of fusion, ठीक है। जैसे कि हमने वाटर की डिस्कस की थी, तो वाटर की latent heat of fusion होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम एंड latent heat of vaporization होती है 2226, काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हुए, एक ड्राई आइस वाला और एक लेटेंट हीट वाला, मींस सेकंड एंड फोर्थ। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस मेहता, अ साइंस टीचर gave different mixture to 4 groups of students to separate their components, which group was not follow the correct method। तो इसको बताना कि कौन सा ग्रुप करेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर रहा है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से। तो फर्स्ट है ऑप्शन है, ग्रुप 1 वाज सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो ये ग्रुप तो बेकार ग्रुप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्रुप 1 क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल को वाटर से सेपरेट कर रहा है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वाटर और इथाइल अल्कोहल एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल लिक्विड्स को हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट नहीं कर सकते, क्लियर। तो मींस फर्स्ट ग्रुप गलत काम कर रहा है, ठीक है, करेक्ट मेथड नहीं है फर्स्ट ग्रुप का। ओके, चलिए तो यही होगा हमारा आंसर 26 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हुए क्वेश्चंस एनटीएससी के। अब मैं निकालता हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चंस, फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अब डिस्कस करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसका पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन अल्कोहल, थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, लास्ट बोथ ए एंड बी। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन कोई आयन नहीं देता, तो इट मींस कोई आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो ग्लूकोज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। फिर अल्कोहल, तो अल्कोहल का वाटर में सॉल्यूशन, उसमें भी कोई आयंस नहीं होते, ठीक है। फिर इट मींस अल्कोहल के सॉल्यूशन में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। फिर देखो नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, एसिड है मींस वाटर में डिसॉल्व होकर आयंस जनरेट करेगी। अब आयंस अगर प्रेजेंट होंगे वाटर में मींस चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब अगर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो चार्ज की वजह से करंट फ्लो होगा, क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड में करंट फ्लो होगा मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन में। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, दैट इज लास्ट ऑप्शन, ध्यान रखना। फिर सेकंड क्वेश्चन, which of the following salts does not contain water of crystallization। फर्स्ट है ब्लू विट्रियोल, फिर सेकंड बेकिंग सोडा, फिर थर्ड वॉशिंग सोडा, फिर लास्ट जिप्सम। तो देखो ब्लू विट्रियोल मींस कॉपर सल्फेट।
तो CuSO4.5H2O होता है, मीन्स उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। हमें पूछ रहा है कि इनमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। फिर सेकंड बेकिंग सोडा, दैट इज सिंपली NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। इट मीन्स बेकिंग सोडा में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो आंसर होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, क्योंकि वॉशिंग सोडा और जिप्सम दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मूला सभी को पता है। फिर नेक्स्ट पीएच ऑफ ब्लड इज, तो ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 के आसपास। इट मीन्स ब्लड कैसा नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है, बट बहुत कम अल्कलाइन, 7 से थोड़ा ही ज्यादा है। तो इट मीन्स ब्लड का पीएच क्या होगा, स्लाइटली बेसिक। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक, फिर ऑप्शंस है मेक वाटर टेस्टियर, फिर रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, फिर मेक वाटर जर्म फ्री, फिर नेक्स्ट मेक वाटर क्लियर। तो ब्लीचिंग पाउडर काम क्या आता है, पानी में जो कीटाणु होते हैं उसको मारने का काम आता है, मीन्स टू मेक वाटर जर्म फ्री। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल। इसका डायरेक्ट आंसर है एप्पल में कौन सी एसिड होती है, मैलिक एसिड, ये सब बताया मैंने आपको। फिर देखो ग्लोबल सॉल्ट्स, तो ग्लोबल सॉल्ट्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। ओके, तो आंसर क्या होगा, अगला क्वेश्चन एक सेकंड रुक जाओ। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइन टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ड्राई स्लैग्ड लाइन, तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी गैस पास कराकर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, तो कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ये भी डिस्कस किया हुआ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आंसर होगा क्लोरीन गैस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन यहाँ पर गिवन ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मींस ये क्वेश्चन बोनस है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 बोनस। तो क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद बोथ aqueous barium hydroxide and barium chloride respectively, in what way are the two reactions are same। तो हमसे पूछ रहा है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस और बेरियम क्लोराइड BaCl2 दोनों एक्वस सॉल्यूशन में जब सल्फ्यूरिक एसिड पास कराई गई H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, तो किस नजरिए से दोनों रिएक्शन सेम है। तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस H2O, दैट इज एसिड बेस। ओके, तो हमारा बेरियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पर BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो दोनों रिएक्शन में क्या सेम दिख रहा है आप लोगों को, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन। तो आंसर क्या होगा, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इस वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो आंसर क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में बी कंसिडर्ड एज द रिवर्स ऑफ। तो ये भी मैंने आप लोगों को हिंट दिया था, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट रिवर्स क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो जब एसिड को बेस से मिक्स किया जाता है, बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है, क्या बनता है,
सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। एंड हमने ये भी डिस्कस किया है कि सॉल्ट को वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है और डिसॉल्व करने पर जब वाटर एसिडिक या फिर बेसिक बन जाता है तो किस वजह से बनता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, वो अलग चीज है कि अगर कोई बेस स्ट्रांग है तो स्ट्रांग बेस होने की वजह से फर्दर ब्रेक हो जाता है, और कोई एसिड वीक है तो फर्दर ब्रेक नहीं होती। तो उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होता है। वो सब आप लोग हायर क्लास में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस दैट इज रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। तो सॉल्ट विद वाटर जस्ट रिवर्स है एसिड प्लस बेस, दैट मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मिल्कमैन adds a very small quantity of baking soda to fresh milk. Why? तो देखो, जो दूध वाला है वो कभी कभी दूध में क्या करता है? बेकिंग सोडा मिला देता है। और बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताकि जो दूध है वो जल्दी ना फटे, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। इट मीन्स बेकिंग सोडा वहां पे क्या करेगा? ऐसा बेस काम करेगा। तो अगर दूध में अगर थोड़ी बहुत एसिडिक सब्सटेंस बन रही है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है दूध में, तो उससे क्या होगा? दूध के फटने का डर होता है, ठीक है। तो अगर एसिडिटी बन गई दूध में तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा कौन? बेकिंग सोडा, और दूध आसानी से नहीं फटेगा, ठीक है। तो दूध का फटना बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। तो फर्मेंटेशन के रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है कौन? बेकिंग सोडा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? टू डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एल्कलीज कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म, ये भी डिस्कस किया हुआ है। एल्कलीज मींस वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो आंसर क्या होगा? कार्बोनेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज एडेड टू एसिडिक लेक वाटर टू प्रिवेंट किलिंग ऑफ फिशेस। तो ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि तालाब के पानी में अगर तालाब का पानी एसिडिक है तो मछलियों के मरने से किस कंपाउंड से बचाया जा सकता है? मीन्स मछलियां जो है हाईली एसिडिक वाटर में सरवाइव नहीं कर पाती, तो हम हाईली एसिडिक वाटर को, हाईली एसिडिक लेक वाटर को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाएंगे? बेसिक सब्सटेंस मिलाएंगे। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो बेसिक है, ठीक है, अल्कलाइन एलिमेंट्स। तो फर्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। फिर अगला फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट एक एसिडिक सॉल्ट होता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो है Ca2+ और नेगेटिव आयन है CO3 Ca2+ का बेस है CaOH2 और CO3 का एसिड है H2CO3। ओके, और ये होती है वीक एसिड और ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, फिर नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो एसिडिक सॉल्यूशन देगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ सॉल्यूशन of HCl is 4. This show that the molarity of the solution is. ये क्वेश्चन भी आप लोगों से आसानी से समझ में होगा जिसने pH का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, समझा होगा। ये बोल रहा है कि HCl सॉल्यूशन का pH कितना है? 4 है। अब अगर HCl सॉल्यूशन का pH अगर 4 है, इट मींस इस सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻⁴, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली इस तरीके से दिया हुआ है, H+ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी इक्वल्स टू 10⁻⁻x, तो ये जो x है वही सॉल्यूशन का क्या होता है? pH होता है। तो यहाँ पर pH कितना है? 4 है। 10 की माइनस में वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी।
तो -4। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ H प्लस का 10⁻⁴। तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁴ ही है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 10⁻⁴ का मतलब 0.0001 1 2 3 4 ये है आंसर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए आप लोगों को और फॉर्मूले भी आनी चाहिए। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 15। A white compound produces a mixture of gases when heated. This mixture turns moist universal indicator paper red and relights a glowing splinter. What does this mixture contains? ये बोल रहे हैं कि एक मिक्सचर, एक कंपाउंड है, व्हाइट कलर का कंपाउंड है, जिसको हीट करने पर गैसियस मिक्सचर बन रहा है। तो उस मिक्सचर ने क्या किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को रेड कर दिया। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर अगर रेड हो गया तो रेड कलर में क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक मीडियम रिप्रेजेंट करता है। तो एसिडिक मीडियम में यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर शो करता है। ठीक है, एंड relights a glowing splinter, और स्प्लिंटर को वापस से जला भी रहा है, मीन्स कंबशन हो रहा है। तो कंबशन के लिए कौन हेल्पफुल होता है, ऑक्सीजन गैस। तो एक गैस तो क्या हो गई, ऑक्सीजन गैस। फिर एसिडिक गैस कौन सी होगी, तो कोई सी भी हो सकती है एसिडिक गैस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो जो गैसेस मिक्सचर है उस गैसेस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, एसिडिक गैस और ऑक्सीजन गैस। एसिडिक गैस ने क्या किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को रेड कर दिया, और ऑक्सीजन गैस ने स्प्लिंटर को वापस से जला दिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हमने डिस्कस किया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ये पहले भी आया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म। चलिए 1 सेकंड रुको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली lost their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate accompanied by the change in color from, फिर ऑप्शंस है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मींस CuSO4.5H2O जो कि होता है ब्लू कलर का, उसको जब स्ट्रांगली हीट किया गया तो हीट करने पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बाहर निकल लिए, और जब बाहर निकल लिए तो क्या बचा, ओनली कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये होता है व्हाइट कलर का। तो देखो कलर में क्या चेंजेस है, ब्लू टू व्हाइट। तो आंसर क्या होगा, ब्लू टू व्हाइट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज Y. When it is heated, Z is produced, which makes bread and cake soft and spongy. X, Y and Z are respectively. तो ये देखो, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ X। तो X क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एडिबल एसिड सच एज Y। तो Y क्या होगा, एसिडिक सब्सटेंस दैट इज टार्टरिक एसिड। ओके, फिर when it is heated Z is produced। तो जब इस मिक्सचर को हीट किया जाता है तो एक्चुअली में इसका डिकम्पोजिशन होता है, और क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 की रिलीज की वजह से ही ब्रेड और केक क्या बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, Z एज पर क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
क्लियर? तो ये है क्वेश्चन 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम अपॉन हीटिंग अ टेम्परेचर ऑफ 273 Kelvin and it changes back to gypsum on adding water, which is incorrect statement about the compound। तो ये बोल रहा है कि जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो एक कंपाउंड प्रिपेयर होता है, तो जिप्सम को हीट करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से वाटर ऐड करने पर वापस जिप्सम बनता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है द कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है टूटी हुई हड्डियों को सेट करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना। सेकंड, द कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच इज अ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट नहीं, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इफ हीटेड एट हाई टेम्परेचर द कंपाउंड बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड इज कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये भी डिस्कस किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कंटिन्यूअसली हीट किया करोगे तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा और वो क्या कहलाता है? डेड बर्न्ड प्लास्टर कहलाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सेकंड ऑप्शन। क्लियर? चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। रुक जाओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द कॉमन इंडिकेटर्स कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो हमें ये नहीं बता सकते कि कौन सी एसिड ज्यादा एसिडिक है, कौन सी एसिड कम एसिडिक है, ठीक है। सिमिलरली कौन सा बेस ज्यादा बेसिक, कौन सा बेस कम बेसिक, वो सिर्फ ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। कॉमन इंडिकेटर्स का काम ये रहता है। फिर अगला, टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक इज अ सब्सटेंस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम ऑलमोस्ट बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस कम एसिडिक है, बाय ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर नेक्स्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेटमेंट देखो, इफ अ सॉल्यूशन टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर येलो देन इट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये येलो कलर। तो इट मीन्स ये लास्ट स्टेटमेंट तो गलत है भाई, है ना। तो आंसर क्या होगा? लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो ये हुआ आप लोगों का टेस्ट पेपर डिस्कशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।